जो रिसर्च होते हैं उनके पेटेंट फाइल हो जाते हैं, तो वो 30,000 का लगभग 2/3 उन्हीं के फाइल होते हैं। यानी 30,000 में 20,000 और निकाल दो, बचे कितने? 10,000। उस 10,000 का 80% लगभग जो है कौन फाइल करता है? फार्मा और आईटी कंपनी फाइल करती हैं, कुछ टेलीकॉम कंपनी फाइल कर देती हैं। बचे कितने? 2,000। उन 2,000 में सारे हमारे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल, एग्रोकेमिकल हमारे जो है और ऑटोमोबाइल्स, ये सारे आ जाते हैं। तो भाई बहनों, अगर ऐसी स्थिति रहेगी कि हमारे इन्वेंशंस कम होंगे, हमारे आईपी इकोसिस्टम कमज़ोर होगा, दुनिया जहां आगे बढ़ रही है वहां अगर हम स्लीपिंग लॉयन की तरह अगर सो रहे होंगे, कि कहावत है ना कि सोए सिंह के मुंह में हिरन अपने आप नहीं जाता है। आपको तो उद्यमी भी बनना पड़ेगा, रिसर्च भी करना होगा, स्किल डेवलपमेंट भी करना होगा। सिर्फ मंत्रालय बना देने से तो काम नहीं चलेगा ना। हमने 2015 में मंत्रालय बनाया स्किल डेवलपमेंट का और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का। हमें आवश्यकता है कि 21 अप्रैल जो इंटरनेशनल डे ऑफ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी है उसका हम सेलिब्रेशन करें। प्रत्येक विद्यालय और महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालयों के अंदर में 21 अप्रैल को हमें इनोवेशन यानी नवाचार और क्रिएटिविटी यानी सृजन शक्ति, इसकी हमें पूजा करनी चाहिए, इसके बारे में मंथन होना चाहिए, विचार होना चाहिए। और 26 अप्रैल इंटरनेशनल डे ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इन 2 तारीख को प्रत्येक विद्यार्थी को, चाहे वो सोशल साइंस का हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस का हो, चाहे वो फिजिकल साइंस का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, 21 अप्रैल एंड 26 अप्रैल इन 2 दिनों को हमेशा उनको हृदय में धारण करना चाहिए कि उस दिन हम आएँ और चिंतन करें कि हमारी सृजन शक्ति क्या है, हमारे नवाचार के क्या क्या गुण हमारे अंदर में है और उसके आधार पर हम आईपी इकोसिस्टम को कैसे डेवलप करें। यह मैंने मोटे तौर पर आपको एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव दी है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन द प्रेजेंट एरा, और जिसके आधार पर आप देश को आगे बढ़ा सकते हैं और एक विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। विकसित राष्ट्र भी अगर आप बनाएंगे तो उसमें भी जो आपके जो मापदंड होंगे, जो यार्डस्टिक होगी, उसके विषय में भी आपको थोड़ा विचार करना होगा कि वो विकसित राष्ट्र क्या आधुनिक जो विकसित राष्ट्र कहलाने वाले यूरोप और अमेरिका हैं वैसा विकसित राष्ट्र होगा या उससे कुछ अलग होगा। अगर विकास का माने यही है कि जीडीपी बढ़ जाए तो वो भी सुखदायी नहीं होगा। अगर गरीबी रहेगी, अगर बेरोजगारी रहेगी, अगर आर्थिक विषमता रहेगी, अगर पर्यावरण खराब होता जाएगा, अगर धर्म और संस्कृति और नैतिकता का स्तर अगर गिरता जाएगा तो उस आर्थिक विकास का कोई माने नहीं है। उसे हम आर्थिक विकास नहीं बल्कि एक विनाश का आधार कह सकते हैं। भारत को अगर विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं तो भारत 2047 तक एक ऐसा विकसित, समृद्धशाली, वैभवशाली राष्ट्र बनना चाहता है जहां स्वदेशी जागरण मंच ने जो आह्वान किया है कि हम एक स्वावलंबी राष्ट्र का निर्माण करेंगे, एक समृद्धशाली भारत का निर्माण करेंगे जहां जीरो पॉवर्टी होगी, जीरो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, जीरो इनइक्वालिटी होगी, जीरो पोल्यूशन लेवल होगा और उसके साथ ही हम एक विकेंद्रित व्यवस्था के आधार पर एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करेंगे जिसका आधार हमारे ऋषि महर्षियों ने बताया था, जहाँ तेन त्यक्तेन भुंजिता, हम उपभोक्तावाद के आधार पर नहीं, विश्व बंधुत्व के आधार पर, हम वसुदेव कुटुंबकम के आधार पर, धर्म संस्कृति तथा नैतिक मूल्यों के आधार पर एक भारत का निर्माण करेंगे जो न सिर्फ हमारे लिए पूरे विश्व शांति के लिए काम करेगा। ऐसा राष्ट्र हम निर्माण करना चाहते हैं।
ये पहला फेज आपका यहाँ समाप्त होता है। अब मैं आपको जो लीगल फ्रेमवर्क है उसके बारे में जानकारी दूँगा। मैंने आईपी इकोसिस्टम की बात करी। आईपी इकोसिस्टम के अंदर में 5 पहलू आते हैं। पहला है क्रिएशन ऑफ आईपी, दूसरा है प्रोटेक्शन, तीसरा है इन्फोर्समेंट, चौथा है कमर्शियलाइजेशन और पांचवा है अवेयरनेस जो काम अभी हम कर रहे हैं, जागरूकता जागृति। पहले हम क्रिएशन को समझते हैं। क्रिएशन ऑफ आईपी का मतलब है कि हम अपनी आइडियाज़ को एक्सप्रेस करें, और इसके लिए जो आवश्यकता है कि आइडियाज़ को पहले हम आइडेंटिफाई करें, हम अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई करें। और स्टूडेंट्स के लिए तो हमेशा मैं यही कहता हूँ कि स्टूडेंट्स के अंदर में ही वो आइडियाज़ रहती हैं, यंग माइंड में ही वो आइडिया रहती हैं। और ज़्यादातर आइडियाज़ जैसे पहले माँ के गर्भ में शिशु की डेथ हो जाती थी, तो वो आइडियाज़ आज भी जो है 90% आइडियाज़ डाइज इन द वूम, और आइडियाज़ का वूम जो है वह माइंड होता है। वो आइडियाज़ मरे नहीं बल्कि जगें हैं, और उसकी अभिव्यक्ति हो, उसके लिए हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है उसको इंक्यूबेशन हम कैसे करें। आइडियाज़ के एक्सप्रेशन के लिए इंक्यूबेशन सेंटर हो, हम कैसे मोटिवेट करें स्टूडेंट्स को कि वो अपने आइडियाज़ को दबाए नहीं बल्कि एक्सप्रेस करें। एक मुक्त वातावरण होना चाहिए, भय रहित वातावरण होना चाहिए, संकोच रहित वातावरण होना चाहिए जहां आइडिया की क्रिएशन हो। और इसके लिए एक और तथ्य आपको बताता हूं जिसकी भी आवश्यकता है। आइडियाज़ को इंक्यूबेट करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए रिसर्च की कुछ स्टेजेस होती हैं, और उस रिसर्च के लिए आपको कुछ बजट भी एलोकेशन की आवश्यकता होती है। वर्तमान में ये जो हमारे यहाँ इन्वेंशंस और पेटेंट जो कम हो रहे हैं, उसका वन ऑफ द रीजन इज़ कि हमारी R&D स्पेंडिंग बहुत कम है। We spend only 0.67% of our GDP in R&D. US जिसकी इकोनॉमी $28 ट्रिलियन है, वो उसका लगभग 3% R&D में खर्च करता है। चाइना जिसकी इकोनॉमी $19 ट्रिलियन है, वह भी अपनी टोटल इकोनॉमी का, टोटल जीडीपी का लगभग 2.5 से 3% R&D में खर्च करता है। ये स्थिति जापान की है, वो भी 3 से 4% करता है। इजराइल भी 4 से 5% खर्चा करता है। हमारे देश में R&D स्पेंडिंग जो है, एक तो हमारी जीडीपी ही $3.8 ट्रिलियन है, उनकी तुलना में काफ़ी कम है। और फिर हमारा जो R&D का जो बजट है वो भी उनकी तुलना में बहुत कम है, 0.67%। यानी उनके बजट से हमारा R&D का एलोकेशन भी 1/5 होता है, 20% होता है। जीडीपी उनकी तुलना में 1/7 या 1/5 है, और R&D का जो बजट है वो भी उनकी तुलना में 1/5 है। तो ऐसे के अंदर में क्या आप समझते हो कि हमारे R&D की बजट को बढ़ाना चाहिए या नहीं? यस और नो? तो जब हम क्रिएशन की बात करते हैं, आईपी इकोसिस्टम की बात करते हैं, उसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि हम अपने रिसर्च को बढ़ाएं। रिसर्च को बढ़ाएंगे तो यानी हमारी प्रायोरिटी जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है। आप रोड्स बनाइए, ब्रिजेस बनाइए, पोर्ट बनाइए, एयरपोर्ट बनाइए, सब बनाइए,
वो इसलिए नहीं कि बाहर के हवाई जहाज़, बाहर की गाड़ियाँ और बाहर के फ्रिज, टीवी, एयर कंडीशन आपके घरों की शोभा बढ़ाएं। हमें हमारे यंग माइंड को और उनकी आइडियाज़ को इंक्यूबेट करते हुए आगे बढ़ाने के लिए और हमारे राष्ट्र की आर्थिक शक्ति को मजबूत करने के लिए आज के दिन प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आज अगर 10 लाख करोड़ रुपया हम कैपेक्स में खर्च करते हैं तो उसमें हालांकि बहुत कहने के बावजूद बाद अब जो है सरकार ने थोड़ी सी चेतना ली है और 1 लाख करोड़ रुपए का इनोवेशन फंड उन्होंने जनरेट किया है, किंतु दैट इज़ नॉट एनफ। हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट बढ़ाना होगा। R&D की जो इकोसिस्टम है वो हमको इम्प्रूव करनी होगी। दूसरा जो विषय है वो है प्रोटेक्शन का। प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को जब तक आप उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी चोरी हो सकती है। कोई दूसरा आदमी आपके आइडियाज़ को पायरेट कर सकता है, आइडियाज़ की पायरेसी होगी, टेक्नोलॉजी की पायरेसी होगी, फिर अगेन IP आपका होगा, IPR और किसी का हो जाएगा। यानी आपको उस आइडियाज़ के क्रिएशन के बाद उसका जो प्रोटेक्शन है उसके सिस्टम को समझना पड़ेगा और उसके प्रोटेक्शन के लिए जैसा मैंने अभी बताया था, 1 सेकंड में ज़रा पोज लेकर के ज़रा ऑर्गेनाइजर से पूछना चाहता हूँ कि क्या हमें 10 मिनट का ब्रेक करना चाहिए क्या? क्योंकि जब 40-50 मिनट हो जाते हैं ना तो विषय कितना भी महत्वपूर्ण हो, एक थोड़ी सी बायोलॉजिकल ब्रेक की आवश्यकता होती है। तो मैं समझता हूँ कि जो है हाँ नहीं, दोबारा 10 मिनट के बाद अब अच्छा ठीक है। तो आप ज़रा रिक्वेस्ट कर दो। चलता है, डेली का रूटीन है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। सोलंकी साहब ने यह बताया कि हमारे यहाँ छात्रों में बड़ा धैर्य है और आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अनुमति है? कैन आई कंटिन्यू? गुड। यानी विषय में रुचि है आप लोगों की। ये जो पूरा विषय बता रहा हूँ ना, इसकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मेरे पास में है, मैं सोलंकी साहब को दे दूंगा। 2 उसके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के 2 पार्ट हैं। एक में मैंने जो यह अभी तक बताया वो कंसेप्चुअल पार्ट है और दूसरा जो है ये लीगल फ्रेमवर्क का पार्ट है। तो हम उन दोनों पावर पॉइंट को आपके साथ शेयर करेंगे और आप उन दोनों को ही जो है आप देख लेंगे और फिर इससे संबंधित जो हम अभी नेक्स्ट पार्ट में जो चर्चा करेंगे क्वेश्चन आंसर में, तो उसमें भी हम सारी बातों को समझ लेंगे।
So dear friends, I was talking about the need for developing a strong IP ecosystem in the country. And to repeat, I said there are 5 components for developing a strong IP ecosystem. Number 1 is creation of IP. Number 2, protection of IP. Number 3 is enforcement of IP. Number 4 is commercialization of IP. And number 5 is awareness about IP. We have discussed in brief about the creation of IP. Now once you have the IP, intellectual property, आई का मतलब इंटेलेक्ट से जो एक्सप्रेशन हुआ उससे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनी। वह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी साइंटिफिक फील्ड में इन्वेंशन का रूप ले सकती है, कॉपीराइट के रूप में वह किसी म्यूजिक का या किसी पोएम का या किसी स्टोरी का, किसी नॉवेल का, किसी पेंटिंग का रूप ले सकती है। इंडस्ट्रियल डिजाइन के रूप में किसी भी प्रोडक्ट की डिजाइन का रूप ले सकती है। किसी बिजनेस के लिए एक अच्छी ब्रांड बनाने के लिए कोई एक ट्रेड नेम का रूप ले सकती है। किसी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री वालों के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट एंड लेआउट डिजाइन का रूप ले सकती है। आप चूंकि एक रूरल एरिया में रहते हैं तो यहाँ पर जो कम्युनिटी लिविंग है वहाँ के लोकल किसी प्रोडक्ट का वो एक जोग्राफिकल इंडिकेशन का रूप ले सकती है। किसी ऑर्गेनाइजेशंस में उसकी अपनी कुछ प्राइवेसी होती है, डाटा सिक्योरिटी होती है, कुछ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी होती है, उसको वो किसी फॉर्मूले की सिक्योरिटी हो सकती है, उसके लिए वो ट्रेड सीक्रेट या अनडिस्क्लोज इंफॉर्मेशन का रूप ले सकती है। यानी आइडियाज़ का एक्सप्रेशन जो होगा दैट कैन टेक एनी फॉर्म ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो अलग अलग बनी उसको आप जब रेस्पेक्टिव लीगल फ्रेम में जाकर के जब उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इन्वेंशन का जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वो पेटेंट बन जाता है। किसी आपकी आर्टिस्टिक वर्क का, चाहे वो पोएम हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे वो ड्रामेटिक वर्क हो या पेंटिंग हो, इसका जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो कॉपीराइट बन जाती है। किसी ट्रेड नेम या किसी लोगो का जब रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, उसकी ब्रांडिंग कर लेते हैं तो वह आपका ट्रेडमार्क बन जाता है। और वैसी ही कोई अच्छी डिजाइन अगर किसी प्रोडक्ट की आपने उसकी बनाई जिससे उसकी यूटिलिटी बढ़ सकती है, कि प्रोडक्ट की डिजाइन के आधार पर उसकी यूटिलिटी बढ़ती है कि उसका एरोप्लेन का डिजाइन कैसा होना चाहिए, कार का डिजाइन कैसा होना चाहिए, माइक्रोफोन की डिजाइन कैसी होनी चाहिए, तो वो जो डिजाइन होती है वो इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंदर में आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बन जाती है। और इसी तरह जो है जीआई टैग के अंदर में चाहे वो कोल्हापुरी चप्पल हो, चाहे बनारसी सिल्क हो, इत्यादि कोई भी बात हो तो उसको हम जो है जीआई टैग के रूप में रजिस्ट्री करते हैं। और उसी तरह कोई लेआउट डिजाइन जो वो आप देखते हैं मदरबोर्ड जो होता है कंप्यूटर का, उसके अंदर में वो जो है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन होता है। और जैसे कोका कोला ने अपने फार्मूले को सीक्रेट रखा है, वैसे ही आपकी कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, कोई डाटा होते हैं, मार्केटिंग डाटा होते हैं, इस तरह की बहुत सारी आपकी सीक्रेसी होती है, ट्रेड सीक्रेसी, उसको कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए उसको ट्रेड सीक्रेट या अनडिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन कहते हैं। ये 7 टाइप्स ऑफ डिफरेंट IPR विच आर रिकॉग्नाइज अंडर द ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर में उसको माना जाता है। तो ये जो 7 तरह की जो IPR हैं, इसके अलावा भी बहुत तरह के IP हैं जिसका अभी ट्रिप्स के अंदर में, WTO के अंदर में रिकॉग्निशन नहीं है। जैसे प्लांट वेराइटी है, जैसे बायोडाइवर्सिटी है, जैसे ट्रेडिशनल नॉलेज है, इस तरह की कुछ जो चीज़ें हैं जिसको लोक गीत, लोक नृत्य, लोक संगीत कहते हैं, इसका अभी ट्रिप्स के अंदर में कोई रिकॉग्निशन नहीं है, जिसके लिए अभी निगोशिएशन चालू है। जीआई के अंदर में भी जो है वाइन्स एंड स्पिरिट्स को छोड़ करके दार्जिलिंग टी या हमारे यहाँ के जो अलग जो जीआई है उसको भी अभी ट्रिप्स में रिकॉग्निशन नहीं मिली है। किंतु ब्रॉडली ये कहना मेरा फर्ज बनता है कि अगर आपकी IP है और अगर आपने उसको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो वो IP रहेगी
IPR नहीं होगी। इंटेलेक्ट को एक्सप्रेस करके आपने IP तो बना दिया, आपने इन्वेंशन तो कर लिया, अब उसको प्रॉपर प्रोसेस से अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो आपको पैटेंट नहीं बनेगा, और पैटेंट जब तक नहीं बनेगा उसकी जो है वैल्यूएशन आप नहीं कर सकते, उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उसको कमर्शियली आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। इसलिए उसकी IP लीवरेजिंग, IP मोनेटाइजेशन, इसको करने के लिए आपको उसका कमर्शियलाइजेशन करना ज़रूरी होता है। और जब आपका IPR बन जाता है तो आप अपने राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं टू प्रिवेंट अदर्स टू यूज इट विदाउट योर परमिशन, विदाउट योर लाइसेंस। तो वो इन्फोर्समेंट की जो राइट आती है वो IPR जब बन जाती है, देन ओनली यू गेट द राइट ऑफ इन्फोर्समेंट। उसके पहले आपका IP है, दूसरा आदमी बिना आपकी परमिशन के कॉपी कर सकता है, यानी उसका प्रोटेक्शन होने से ही उसको आप इन्फोर्स कर सकते हैं। तो पहला हुआ क्रिएशन, दूसरा हुआ प्रोटेक्शन, तीसरा हुआ इन्फोर्समेंट। और अगर आपने IPR भी ले लिया किंतु अगर उसको कमर्शलाइज नहीं किया, जैसा मेरी अभी बात हो रही थी कि यहाँ पर हमारी जो टेक्नोलॉजी जो हम डेवलप कर रहे हैं, प्लांट वेराइटी जो डेवलप कर रहे हैं, वो IP तो है, IPR भी शायद हो गया है, किंतु उसको हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं किया है। तो यूनिवर्सिटी तथा अन्य किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में IP को बनाने के लिए एक इंक्यूबेशन सेंटर की आवश्यकता होती है, R&D बजट की आवश्यकता होती है, और उसको IP से IPR बनाने के लिए एक IPR सेल की आवश्यकता होती है, जो स्टूडेंट्स को हेल्प करता है कि पेटेंट अटॉर्नी के साथ मिल करके लीगल प्रोसेस से उसको IPR बनाए। और फिर जो है जब इंस्टीट्यूशन के पास में वो राइट आ जाती है तो उसके लिए वो उसको निगरानी रखनी पड़ती है कि उसकी IPR को कोई कॉपी तो नहीं कर रहा है, अगर कर रहा है तो उसको इन्फोर्स करना पड़ता है। उसके लिए पुलिस अथॉरिटी की मदद ली जा सकती है, उसकी कस्टम अथॉरिटी की मदद ली जा सकती है, उसके लिए जुडिशरी की मदद ली जा सकती है। दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट एजेंसीज, पुलिस, कस्टम्स एंड जुडिशियल सिस्टम, जिसके थ्रू से आप इन्फोर्स कर सकते हैं। ये भी आपका अगर हो गया किंतु कमर्शलाइजेशन नहीं हुआ तो उसको हम कहते हैं अ गैप बिटवीन द लैब एंड द लैंड, अ गैप बिटवीन द इन्वेंशन एंड द इनोवेशन। बहुत सारे ऐसे इनोवेटर्स और ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो साइंटिस्ट नहीं होते, जो इन्वेंट नहीं करते, किंतु उसको वो यूज़ में लाते हैं। आपके किए हुए इन्वेंशन को वो जनता तक पहुंचाते हैं, कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, पब्लिक तक पहुंचाते हैं। तो वी नीड बोथ इन्वेंटर्स एंड द इनोवेटर्स। हमारे देश में अभी आज के दिन इन्वेंटर की कमी तो है किंतु इनोवेटर्स की कमी नहीं है। हमारे यहाँ इनोवेटर्स बहुत हैं, वो किसी तरह जुगाड़ टेक्नोलॉजी से भी अपना काम तो चला लेते हैं, किंतु दुनिया में उस इनोवेशन की कीमत उतनी नहीं होती जितने की इन्वेंशन के पैटेंटेड इनोवेशन की कीमत होती है। एंड देयरफॉर दिस इज़ द रीज़न कि आज हमारी जो GDP है वो 3.8 ट्रिलियन है और US की GDP जो है वह 28 ट्रिलियन डॉलर है, और वो 7.6 ट्रिलियन डॉलर जो है सिर्फ IPR से कमा लेते हैं। जो पिज़्ज़ा हट आप यहाँ देखते हैं, जो मैकडॉनल्ड यहाँ देखते हैं, जो एप्पल फ़ोन यहाँ देखते हैं, और बहुत सारी उबर है तथा अन्य जो बहुत सारे जो उनके ऐप हैं, उनके पास न तो अपना ह्यूमन रिसोर्स है यहाँ पर, न उनकी पूंजी लगती है, न उनका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ज़मीन आपकी है, लेबर आपके हैं, जगह आपकी है, यानी नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, कैपिटल सब आपका है। उनकी क्या है? IPR है, जिसका रेवेन्यू आप रॉयल्टी के रूप में, कमीशन के रूप में उनको देते हैं। तो व्हाट वी नीड टू डू इज टू डेवलप मोर एंड मोर IPR एंड टू डेवलप द सिस्टम। तो वो सिस्टम के लिए जैसा एक इंक्यूबेशन सेंटर चाहिए, जैसा एक IPR सेल चाहिए, और ये सारी चीज़ों को करने के लिए एक IPR पॉलिसी चाहिए आपको। उस IPR पॉलिसी के द्वारा आप स्ट्रेटेजाइज करते हैं कि आपके पेटेंट को, आपके IPR को कैसे आप प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे उसको इन्फोर्स करेंगे, कैसे उसको कमर्शलाइज करेंगे। और उसको कमर्शलाइज करने के लिए इंस्टीट्यूशन के अंदर में जैसे इंक्यूबेशन सेंटर होगा, जैसे IPR सेल होगी, वैसे ही जो है एक अच्छा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ऑफिस भी होना चाहिए, TTO जिसको कहते हैं। ये होने के बाद जो है आपके यहाँ कमर्शलाइजेशन होगा। और इन सब को करने के लिए जो मैकेनिज्म है वह है कि ऑल परवेसिव डिस्कशन थ्रू वर्कशॉप, सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस के द्वारा आप अपने IPR के अच्छे इकोनॉमिक इकोसिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई ना, व्हाट इज़ IP इकोसिस्टम। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सारा जो लीगल फ्रेमवर्क है, इसके अंदर में अगर पैटेंट को ही सिर्फ लिया जाए तो एक इन्वेंशंस को पैटेंट कराने के पहले उसकी पैटेंटेबिलिटी स्टडी को करने के लिए जो लीगल जो सिस्टम है उसमें पहला नियम तो ये है कि पब्लिश एंड पेरिश।
अगर आपने अपना कोई इन्वेंशन अगर आपने पब्लिक को पहले डिस्क्लोज कर दिया विदाउट गेटिंग इट अप्लाइड विद द पेटेंट अथॉरिटी बाय प्रॉपर डिस्क्लोजर, तो फर्स्ट डिस्क्लोजर आपके उस इन्वेंशन का पेटेंट अथॉरिटी को होना चाहिए, गवर्नमेंट को होना चाहिए। अगर आपने किसी सेमिनार में किसी जर्नल में उसके रिसर्च को पेपर को पब्लिश कर दिया और उसके बाद अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको पेटेंट ग्रांट नहीं होगा, पब्लिक डोमेन में चला जाएगा। दैट इज़ नंबर 1। दूसरा जो है, इन्वेंशन को आपको यूनिक समझने के लिए उसकी एक प्रायर आर्ट सर्च के द्वारा आपको उसकी नोवेल्टी को इस्टेब्लिश करना पड़ता है, उसके इन्वेंटिव स्टेप्स को, उसकी नॉन ऑब्वियसनेस को इस्टेब्लिश करना पड़ता है। और ये भी देखना पड़ता है कि वो इन्वेंशन जो है ऐसा तो नहीं कि जो है हम आकाश में तारे लगा खड़े कर देंगे, वो ज़मीन धरती पर उसका यूज़ समझ में आना चाहिए, उसकी यूटिलिटी समझ में आनी चाहिए। अगर उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन नहीं है तो वो पेटेंट नहीं होगा। तो यानी पेटेंट होने के लिए 3 बातों की आवश्यकता है, नोवेल्टी की, इन्वेंटिव स्टेप्स की यानी नॉन ऑब्वियसनेस की, और उसके कमर्शियल एप्लीकेशन। ठीक है ना। तो इसी तरह जो है जितने भी तरह के अलग अलग जो सब्जेक्ट मैटर हैं आईपी के, प्रत्येक के लिए अलग अलग नियम हैं। ठीक है ना। तो उनके बारे में थोड़ा सा अगर आप लोगों को प्रश्न करना होगा तो आप करिएगा। अब तीसरी जो उसकी जो बात है वो है टेक्नोलॉजी और उसका मैनेजमेंट। जैसे एक टेंजिबल एसेट का आप मैनेजमेंट करते हो, जैसे इन्वेंट्री का मैनेजमेंट करते हैं, फाइनेंस का मैनेजमेंट करते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करते हैं, उसी तरह इंटेंजिबल एसेट का भी मैनेजमेंट होता है। और उस इंटेंजिबल एसेट के मैनेजमेंट के भी बहुत सारे अलग अलग आयाम हैं कि आपके पास में आपकी आईपी कितनी है, आईपीआर कितनी है, उसकी अकाउंटिंग होनी ज़रूरी होती है, उसके बारे में आपको देखना पड़ता है कि उसका आपने रजिस्ट्रेशन करवाया कि नहीं करवाया है। अगर कोई आईपीआर से संबंधित कोई इस तरह का प्रोडक्ट है जिसकी मार्केटिंग आप कई देशों में करना चाहते हैं, तो कोई भी आईपीआर जो है वह ग्लोबल नहीं होता। उसका टेरिटरी जो है, उसके जुरिस्डिक्शन जो है उस कंट्री से लिमिटेड रहते हैं जहाँ पर वो रजिस्टर करवाया जाता है। अगर आपने किसी इन्वेंशन का पेटेंट इंडिया में करवाया है तो उसका प्रोटेक्शन आपको सिर्फ इंडिया में मिलेगा, उसका प्रोटेक्शन आपको यूएस में या यूरोप में नहीं मिलेगा। अगर आपका प्रोडक्ट, आपकी टेक्नोलॉजी अगर आप सोचते हैं कि वो ग्लोबल हो रही है, तो अगर आप लोकल से ग्लोबल होना चाहते हैं तो जिस मार्केट में आपकी वो टेक्नोलॉजी जाएगी वहाँ आपको उसका पेटेंट लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेंगे तो वहाँ के लोग जो है आपकी टेक्नोलॉजी चाहे वो कितनी भी वैल्यूएबल हो, कितनी इंपॉर्टेंट हो, वो आपकी वहाँ पर जो है बिना आपका परमिशन के लिए आपका वो उपयोग कर सकते हैं। यानी आप अपनी आईपीआर को इन्फोर्स नहीं कर सकेंगे वहाँ जहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। कई बार ट्रेडमार्क के केस में ऐसा होता है, आप बहुत अच्छी ब्रांड की चीज़ यूएई में, बांग्लादेश में, नेपाल में या कहीं दूसरी जगह एक्सपोर्ट्स करते हैं, किंतु देखते हैं कि कोई थर्ड कंट्री जो है आपके ब्रांड को यूज़ करते हुए सस्ते में और लो क्वालिटी की चीज़ वहाँ एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपका जो मार्केट जो है वो मार्केट शेयर घट जाता है। दूसरा आदमी लो क्वालिटी की चीज़ को बेच करके आपकी गुडविल को ख़राब करता है। इसलिए अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट जो आपका बहुत अच्छा ब्रांडेड है और उसको अगर आप बाहर भेजना चाहते हैं तो उसका ट्रेडमार्क भी जो है दूसरी कंट्री में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इत्यादि बहुत सारी बातें हैं जो लीगल फ्रेमवर्क में आती है और इसको जो है आपको आईपी मैनेजमेंट के एंगल से आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। आईपी मैनेजमेंट में बहुत सारे आयाम हैं। आईपी फाइनेंसिंग हो सकती है, आईपी को आप मॉर्गेज करके, आईपी का सिक्योरिटाइजेशन करके, कोलेटरलाइजेशन करके उस पर लोन भी ले सकते हैं। आईपी की लाइसेंसिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए लाइसेंसिंग के कई मोड होते हैं। उसकी एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग होती है, नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग होती है, उसको आप बेच भी सकते हैं। फिर आईपी के टैक्सेशन के बहुत तरह के नियम होते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चूँकि आपकी एक अर्निंग टूल है, तो उससे आप कोई अर्निंग कर रहे हैं तो उसकी टैक्सेबिलिटी कैसी होगी, उसका कैपिटल गेन कैसे होगा, उस पर स्टाम्प ड्यूटी कितने लगेगी, उस पर जीएसटी कितने लगेगी, उसके भी बहुत सारे आयाम हैं। इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मैं ये जो पूरा आपको जो बताया आईपी एंड आईपीआर के बारे में, अब मैं संक्षेप में अपनी बात को कंक्लूड करने के पहले, क्योंकि ये एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, इसलिए इकोनॉमी के अंदर में एग्रीकल्चर का जो रोल है और एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के लिए जो बातें ज़रूरी होती है उसको भी ज़रा 2 मिनट में बताना चाहता हूँ। हमारे देश में हम इसे बराबर एक कृषि प्रधान देश कहते हैं। हमारे देश की लगभग 60% पॉपुलेशन जो है उसकी जीविका जो है कृषि पर आधारित है।
हमारे यहाँ जो भी आज तक जो इकोनॉमिक पॉलिसी ली गई हैं, उन इकोनॉमिक पॉलिसी में ये तो ज़रूर कहा जाता है कि एग्रीकल्चर इज अवर बैकबोन, किंतु अगर 1991 के समय से अगर हम देखें तो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ली गई थी उस समय 1991 में हमारी एग्रीकल्चर का जो शेयर हमारी जीडीपी में हुआ करता था वो लगभग 35% होता था। आज के दिन एग्रीकल्चर का जो शेयर हमारी जीडीपी में है वो 35% से घट करके 17% के आसपास रह गया है। एग्रीकल्चर पर आधारित जो जीवन और जीविका है वह 60% है। 91 में जब हमारी पॉपुलेशन 90 करोड़ थी उस समय वो पॉपुलेशन 60% भी अगर रही होती तो वो 50 करोड़ 55 करोड़ लोग होते थे। आज 140 करोड़ के अंदर में अगर आपके यहाँ 60% यानी 14 का 84 80 करोड़ लोग जो हैं या 85 करोड़ लोग जो हैं वो अपनी जीविका सिर्फ कृषि आधारित जीवन पर निकालते हैं। ऐसे के अंदर में अगर कृषि उत्पादों के बारे में अगर हम पूरे व्यापक दृष्टिकोण से नहीं सोचेंगे कि हमारी कृषि किस तरफ जा रही है, हमारे कृषि में जो फर्टिलाइज़र का उपयोग होता है, जिस पेस्टिसाइड्स का उपयोग होता है, उससे हमारी भूमि जो है उसकी उर्वरा शक्ति तो टेम्पररी बढ़ती है, किंतु ज़मीन के अंदर में विषाक्तपना आ जाता है, सोयल की पॉइजनिंग हो रही है और उससे हमारा जो हेल्थ जो है वह भी हमारा खराब होते जाता है। तो इस एग्रीकल्चरल सेक्टर के बारे में हमें एक बहुत ही समग्र और बहुत ही एक प्रैक्टिकल व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है कि भारत जो है वह एक फूड सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा सोर्स सारी दुनिया के लिए है, हमारे लिए भी है, किंतु इस फूड सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए हमारे लिए आज के दिन जो सबसे आवश्यक बात है कि हमारे जो कृषक हैं, हमारे गांव में रहने वाले जो लोग हैं, उनकी जो आय है, जो कृषि पर आधारित जीविका चलाते हैं, उनकी आय जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक जो है उनका जीवन स्तर ऊपर नहीं होगा, तब तक जो है हमारी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो अगर कमज़ोर रहती है तो हमारा जो लक्ष्य विकसित भारत का है कि हम एक समृद्धशाली भारत बने, जहाँ आर्थिक विषमता ना हो, जहाँ पर बेरोज़गारी ना हो, तो ऐसे के अंदर में मैं ये समझता हूँ जो कृषि विश्वविद्यालय हैं इनके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता है कि हम अपने कृषि की प्रोडक्टिविटी किस ढंग से बढ़ाएं। वाइस चांसलर साहब से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ ग्राउंड नट्स की पैदावार के लिए हमने किस तरह प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया है। हमारे यहाँ जो सीड्स नई नई तैयार हो रही है उससे हम कैसे प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। तो हमको दुनिया को एक तरफ आंसर देना पड़ेगा कि आप जो कहते हो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स के द्वारा आप प्रोडक्टिविटी बढ़ा करके आपकी खाद्य समस्या का समाधान कर सकते हैं, तो हमें उनको खुल करके बोलना चाहिए कि आप जहाँ बैठे हो वहीं रहो, हमारी खाद्य सुरक्षा की चिंता आपको नहीं करनी है। हमारे जो एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे यहाँ जो मेधा है उसके द्वारा हम जो है नेचुरल तरीके से ही हम अपने यहाँ की हमारी सीड्स की अच्छे रिसर्च के द्वारा उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। हम अपने यहाँ पर जो इरिगेशन की जो सुविधा है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के द्वारा, उसको हम और ज़्यादा मैकेनाइज भी अगर करना है तो हम अपने ढंग से करेंगे। तो ये जो हमारा स्वावलंबी जो तरीका है, ये हमारा जो अपना स्वधर्म का और अपने स्वदेशी जो टेक्निक है उसको हमको बढ़ाना है। कुल मिलाकर के अंत में 2-3 बातें आपको कहूँगा जिससे आपको कोई प्रश्न करने की आवश्यकता होगी तो आप कर सकते हैं कि जब तक हमारे स्वदेशी तकनीक के आधार पर, स्वदेशी पूंजी के आधार पर, स्वदेशी वस्तुओं का जब तक हम उत्पादन गुणवत्ता और प्रतियोगात्मकता के आधार पर नहीं करेंगे, यानी हमारी क्वालिटी ऑफ और इन स्वदेशी प्रोडक्ट्स एंड प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस जब तक नहीं होगी, हमारे देश में बाहर से जो आयातित जो वस्तुएं हैं उसकी भरमार होती जाएगी और उसका नतीजा ये होगा कि वो उससे हमारी आर्थिक संप्रभुता को भी जो है एक न एक दिन जाकर के खतरा होता है। हमारे इंपोर्ट्स ज़्यादा होंगे, एक्सपोर्ट कम होंगे, तो इससे हमारे यहाँ जो व्यापार घाटे में जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर में जो व्यापार घाटा होता है और वो व्यापार घाटा अभी बढ़ते जा रहा है। अभी हमारे यहाँ ट्रेड अकाउंट के अंदर में $200 बिलियन से ज़्यादा की डेफिसिट होती है, जिसको हम कुछ हद तक सर्विसेज से एक्सपोर्ट्स करके
जो हमारे इन्फोसिस तथा जो अन्य इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके द्वारा जो आय होती है एक्सपोर्ट अर्निंग से, उससे हम कुछ तो मेकअप करते हैं, किंतु फिर भी जो है करंट अकाउंट में हमारे यहाँ डेफिसिट रह जाती है, जिसकी पूर्ति के लिए हमको विदेशी ऋण लेना पड़ता है, विदेशी पूंजी को आह्वान करना पड़ता है, और इससे जो है देश के अंदर में विदेशी पूंजी का बोझ बढ़ते जाता है। विदेशी पूंजी का बोझ चाहे वो फॉरेन डेट के रूप में हो, चाहे वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो स्टॉक मार्केट में आता है उसके रूप में हो, चाहे वो फॉरेन डायरेक्ट के इन्वेस्टमेंट के रूप में, चाहे हमारे यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके अंदर में हो, किसी भी रूप में विदेशी पूंजी का अगर बोझ देश में बढ़ता है तो अल्टीमेटली वो कहीं न कहीं जा कर के आपकी आर्थिक नीतियों का जो निर्धारण होता है वहाँ पर वो कहीं न कहीं आपकी उस पॉलिसी को डाइवर्ट करते हैं। और मैं ऐसा समझता हूँ कि आज जो हो रहा है कि हम सोचते तो हैं कि हमारी आर्थिक नीतियाँ हमारे देश के अनुकूल होनी चाहिए, किंतु जब वास्तव में जब देखा जाता है तो आर्थिक नीतियाँ जो हमारी प्रतिकूल हो जाती हैं। कृषि पर जो ध्यान हमको देना चाहिए उतना कृषि पर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। आज मुझे बताया गया और ऐसे मैंने पाया है कि बहुत सारे एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में जो फैकल्टीज़ जो जिसकी संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, नंबर ऑफ़ फैकल्टीज़ कम है, उसका जो बजट एलोकेशन होना चाहिए वो कम है। मैं समझ रहा हूँ कि भारत चूँकि एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ को ज़्यादा महत्व मिलना चाहिए। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च हो, ज़्यादा से ज़्यादा फैकल्टीज़ हों, स्टूडेंट्स को जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हों, ताकि हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चरल रिसर्च हो रहे हैं उसके इंक्यूबेशन सेंटर्स अच्छे हों, हम दुनिया में एक कृषि क्षेत्र में एक अग्रणी राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ें। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो जीवन में होता है वो कृषि होता है। कृषि से ही उत्पादित होता है कपास, जिससे हम कपड़े पहनते हैं, और कृषि ही आज के दिन वो तमाम सारी फूड आर्टिकल्स या जीवन में उपयोगी चीज़ें आपको देता है। इसलिए एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन, एग्रीकल्चर इज़ द बेस ऑन विच इवन द इंटायर एग्री बिजनेस, इंटायर इंडस्ट्री डिपेंड्स। तो इसलिए अगर हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर मजबूत होगा तो मैं समझ रहा हूँ कि हमारा जो सपना है विकसित भारत का, एक समृद्धशाली भारत का, वह सपना साकार होगा। कुछ बातों की सावधानी आवश्यकता है कि अभी कुछ ग्लोबल मार्केट फोर्सेस काम कर रहे हैं, वो WTO के मार्फत से भी काम कर रहे हैं, अन्य NGO के मार्फत से भी काम करते हैं, एंड अन्य IGOs इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से भी काम कर रहे हैं, कुछ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के माध्यम से काम कर रहे हैं, कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो हमारे देश में हमारे आर्थिक विकास के रूप में, जिस रूप में हमको उभरना चाहिए, हम हमारा पथ भ्रांति में डालने की कोशिश कर रहे हैं। हमको उन एलिमेंट से सावधान रहना पड़ेगा। WTO के अंदर में जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है और जिस तरह की सब्सिडीज़ वो दे करके पूरे एग्रीकल्चर के अंदर में जो इंटरनेशनल ट्रेड को जो डिस्टोर्ट कर रहे हैं, उस एग्रीकल्चरल ट्रेड को और उस एग्रीकल्चर की बैकबोन को जिस ढंग से विकासशील देशों को वो प्रभावित करने की कोशिश में लगे हुए हैं, उसको हमें हमारे WTO की नेगोशिएशन टेबल पर बैठ करके हमारे जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, हमारे एग्रीमेंट ऑन IPRs हैं, इन सब में जो भी खामियां हैं उसके प्रति भी हमको सचेत रहने की आवश्यकता है। हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स WTO पर आधारित जो भी इंटरनेशनल ट्रेड के जो नियम हैं उन सब का भी अध्ययन करें। मैं समझता हूँ कि यहाँ का इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट वो WTO से संबंधित कोर्स भी आपको इस पर भी अध्ययन आप कर रहे होंगे। कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि आज के दिन भारत के पास में एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स है। उस अच्छे ह्यूमन रिसोर्स को हम अच्छा एक बौद्धिक संपदा के रूप में, इंटेलेक्चुअल रिसोर्स के रूप में हम उसको डेवलप कर सकते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम को हमें स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है। हमारे स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स को हमको उचित उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स को हमको उचित ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे IP संबंधित, हमारे इनोवेशन संबंधित जो इकोसिस्टम है उसको हमको स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है। ऐसा अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर एक समृद्धशाली, वैभवशाली राष्ट्र हम बना सकेंगे, जिससे न सिर्फ हमारे राष्ट्र में बल्कि पूरे विश्व में एक सुख और शांति का संदेश देते हुए मानव जाति के लिए एक अच्छा हम काम कर सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इन सब शब्दों के साथ अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हुए आप सबके धैर्य के लिए और जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं सबको मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। नहीं, क्वेश्चन आंसर मेरे ख्याल से ब्रेक के बाद या अच्छा ठीक है। तो आयोजकों की
जो इच्छा है कि अभी तक मैंने जो विषय रखा है, तो कितना, आधे घंटे का समय? हाँ हाँ, ना मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 20 से 30 मिनट का समय हम प्रश्नोत्तर के लिए रखते हैं। Thank you, Agrawal sir. Very nicely explained by sir that how the IP becomes IPR. What is the concept behind that? What is the importance of IP and how the IPR can be a benchmark for changing our economy as the developed countries. So now it's time for the interaction. The session is open to have the interaction. I would like to request all the members present here who have any queries related to the topic. The session is open for the interaction.
Anyone else? Do not feel hesitation. You can come forward to have interaction.
अब आप इस मोबाइल फोन की बात करेंगे तो इसके अंदर में मे बी 1000 इमेजेस के सामने मे बी मोर देन 1000 सेकंड पर छोटी छोटी बातों का और उसमें टेक्नोलॉजी तो ये बात आपकी सही है कि आपका जो मेरा इन्वेंशन है वह एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए काफ़ी ये बात जो है कि अभी हमारे ये कॉमन है दुनिया में हर जगह कोई भी साइंटिस्ट किसी भी टेक्नोलॉजी या इसके वैल्यू का कोई पर्टिकुलर मार्केट नहीं है। आप मान लीजिए एयर कंडीशनिंग या मोबाइल के तो मोबाइल के इतने पार्ट होते हैं उसमें से किसी एक पार्ट के ऊपर में कोई उसका स्टेरिंग सिस्टम रहता हो रहता हो एक पार्ट के बारे में भी उसमें भी ऑलरेडी बहुत काम आप जो है उसकी कस्टमाइजेशन डेफिनेटली करवा सकते हो दैट ऐड वैल्यू टू दी तो पहले तो आपको इस टेक्नोलॉजी वर्टिकल में वो आपका इन्वेंशन पड़ता है तो आपको आइडेंटिफाई करना है 24 डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल वर्ड regarding that question asked by the student. If I am not wrong, there is one initiative given by the government of Gujarat for filing patent by any student or academic. One another thing. Another now, IPR, which the India level, there is another division is going on. Its name is academic form. So if we file a patent in academic, then it's very easy to file patent for the students. So this is the two things that answer of that question. This is the one question. One another, sir, that I have doubt regarding that. Sir, what is your input about it? I have filed more than 3, at that time more than 3 patents and 2 are granted. So there is in process patent, there is timing is very, after publication of the patent, in granting of patent more than 5 or 6 years is required for the process patent or maybe product patent. Not I am talking about the design, but this. So what is the main reason behind it? So what is the lacuna in our Indian patent? So this is the work for India. तो ये बात बिल्कुल सही है कि आपकी जो पैटेंट
एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि जब तक हम उस सिस्टम को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो इन्वेंटर है उसके दिमाग में हमेशा एक सवाल आ जाता है कि भाई मैं जो टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया हूँ अगर उसको ग्राउंड रूट में 4 साल 5 साल लग जाएंगे तो तब तक तो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेट है। टेक्नोलॉजी को ऑब्सोलेशन रेट जो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि बहुत सारे टेक्नोलॉजी तो 1 साल में ही है ना ऑब्सोलेट। तो देखो आपका बिल्कुल जायज़ है और सरकारी काम में सजेस्ट भी है कि सरकार की जो स्थिति होती है मालूम है जिसके कारण से हमारे यहाँ इन्वेंशन होकर के भी बहुत सारे इन्वेंशन जो है सब मैंने भी बताया उसके अंदर कि यहाँ जानकारी का अभाव है और जिनको जानकारी भी है वो हमारे यहाँ जो पेटेंट सिस्टम है जो डिले हो गई है उसकी वजह से भी मोटिवेट हो जाते हैं। ये भी सेक्टर है जैसे कारण से हमारे पेटेंट हाइट कम होते हैं उसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता रहेगी और गवर्नमेंट को इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सचेत होने की आवश्यकता है ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को यह पहले की आवश्यकता है। हमारी यूनिवर्सिटी में एक पेटेंट 2013 में फाइल हुई पब्लिश हो गई उसका काम होने में 8 साल लगे। 8 साल के बाद 2021 में वो पेटेंट ग्रांट हो गया है और जब उसने फाइल हुई थी ग्रांट हो गया है तो वो 13 की डेट की है और वहाँ से 10 साल तो जब पेटेंट ग्रांट हुई उसके बाद जो पेटेंट की है उसको तो सिर्फ 2 साल का ही फायदा रहेगा। इसके लिए ये लीगल रेगुलेशन बनाना है। आपका पेटेंट जिस फाइल होता है उसी से रिट्रोस्पेक्टिवली देखना आप ऐसा मैंने किया है और ऐसा आप भी कर सकते हैं। पेटेंट जिससे फाइल आप कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन पेटेंट प्लान हो जाएगा। अगर आपको लगे कि आपका जो इन्वेंशन है वो अगर कोई कॉपी कर रहा है रखने का आपका आईपी प्रोविजनली फाइल हो गया आप उसको जो चेंज कर रहा है उसको आप एक नोटिस में डाल सकते हैं कि ये पेटेंट एप्लीकेशन डाली है बट पेंडिंग फॉर ग्रांट और जिस दिन आपको वो पेटेंट ग्रांट होगा इवन आप उसके सेवन को देंगे तो वो आपकी जो लीगल नोटिस